नमस्कार। आज अपने दर्शकों के लिए एक ऐसी शख्सियत को लेकर हम आए हैं जो बिहार की धरती से महाराष्ट्र के फिल्म इंडस्ट्री तक शानदार सफ़र किया। कई टीवी सीरियल, फिल्मों के राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर रहे हैं। हम स्वागत करते हैं श्री पंकज मिश्रा जी का। स्वागत है आपका दिव्यरश्मि चैनल में। आपका भी स्वागत है। आप बिहार की धरती से निकलकर और फिल्म इंडस्ट्री में अचानक कैसे चले गए? देखिए, जहाँ तक बिहार की धरती का सवाल है तो बिहार तो हमारी जन्मभूमि है और कहिए तो कर्म भूमि भी है। बचपन से मुझे कला के प्रति काफ़ी लगाव था। पहले मैं आकाशवाणी से जुड़ा, आकाशवाणी के बाद फिर मंच पर एक उद्घोषक के रूप में जुड़ा। उसके बाद मैंने अपनी एक संस्था बनाई, सत्यम आर्ट। उसके माध्यम से नाटक लिखता रहा, उसमें अभिनय करता रहा, उसका निर्देशन भी देता रहा। फिर धीरे धीरे अपने अथक प्रयास और परिश्रम से मैं दूरदर्शन तक पहुंचा और दूरदर्शन के बाद फिर फिल्म के क्षेत्र में कदम रखा। मैंने कई टेलीफिल्म, कई सीरियल, कई शॉर्ट फिल्म और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए वेब सीरीज़ में लेखन एवं निर्देशन का काम किया है। ये आपका मल्टीफेरियस टैलेंट दिखता है। एक तरफ फिल्मों में है और उसके बाद एडवोकेट एसोसिएशन बिहार बार काउंसिल से जुड़े हुए हैं, तो वकालत और फिल्म दोनों में तालमेल कैसे बैठा पाते हैं? देखिए, जहाँ तक वकालत की बात है तो एडवोकेसी भी एक आर्ट है। बगैर कला के आप वकालत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट रूम में जज के सामने अपनी बातों को रखना, मजबूती से उसे प्रस्तुत करना, अगर आपके अंदर कला है तो दोनों का संगम आपके टैलेंट को और निखार देता है और किसी भी मुद्दा को आप कोर्ट के सामने स्पष्ट रूप से रख सकते हैं और अदालत को सच्चाई से रूबरू करा सकते हैं। अभी तक कितने सीरियल आपने निर्माण किया है और कितनी फिल्मों का निर्माण किया है? मैं निर्माण तो मैंने सीरियल का नहीं किया है, क्योंकि मैं एक लेखक, निर्देशक, अभिनेता और गीतकार हूँ। नहीं तो आपके लिखे हुए पे कितने फिल्मों का निर्माण हुआ? जैसे हमारे लिखे हुए धारावाहिक और टेलीफिल्म तो मुझे खुद याद नहीं है, लेकिन उसमें मुख्य रूप से सबसे पहले अगर रंगमंच में नाटक की बात करूं तो नाटक मेरा पहला था जाल मकड़े का। उसके बाद आज का लीडर, एक नई सुबह, मैं गद्दार नहीं, मेहनत जिंदाबाद, इसी तरह के कई नाटक मैंने लिखे और उसका मंचन भी किया। सफल मंचन हुआ बिहार भी और बिहार के बाहर भी। और नाटक के क्षेत्र में हमारी एक पुस्तक भी आ रही है, व्यक्तित्व विकास में अभिनय की भूमिका। इसका वर्कशॉप भी मैं लेता रहता हूँ। अभी हाल ही में अहमदाबाद में मैं वर्कशॉप लिया था, जिसमें नाटक के माध्यम से और अभिनय के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में मैंने बताया है। नाटक के बाद अगर हम बात करें तो शॉर्ट फिल्म और टेलीफिल्म की, उसमें प्रमुख हैं देवू की दाढ़ी, नौकरी की तलाश, जाए तो जाए कहाँ, और शॉर्ट फिल्म में दी एंड, यहाँ कौन है मेरा, और वेब सीरीज़ की बात करें तो हाय रे हाय। इसके बाद सीरियल की बात करें तो मेरे लिखे हुए कई सीरियल संघर्ष,
संघर्ष सीरियल में मैं लेखक, निर्देशक और अभिनेता भी हूँ। माई में मैं लेखक और निर्देशक हूँ। घर अंगना में मैं लेखक हूँ। उसके बाद कब तक सहेंगे हम में मैं कथा, पटकथा और संवाद लेखक हूँ। झारखंड दूरदर्शन यानी रांची दूरदर्शन का पहला सीरियल कहानी किस्मत की मेरी ही लिखी हुई है। इसी तरह से कई सीरियल हैं जिनका नाम आज याद करना तो मुश्किल है। तो बहुत ज़्यादा सीरियल, शॉर्ट फिल्म, वेब सीरीज, ये सब लगातार चलता रहता है और आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने कई सीरियल और फिल्मों के लिए काम किया है। और मुंबई के चकाचौंध और बिहार में क्या फ़र्क देखते हैं? देखिए, दरअसल जहाँ तक चकाचौंध की बात है तो मुंबई एक मंडी है। मंडी कहने का मतलब है कि पूरे हिंदुस्तान से लोग वहाँ पहुँचते हैं और वहीं फिल्म से संबंधित सारे विधाओं से परिचित होते हैं। ज़्यादातर कलाकार, आर्टिस्ट, स्टार, निर्माता, निर्देशक मुंबई में ही रहते हैं। बड़े बड़े डायरेक्टर हों, चाहे बड़े बड़े एक्टर हों या एडिटिंग टेबल हो, सारा कुछ मुंबई में ही है। तो बिहार में अभी है तो नहीं, लेकिन उम्मीद है कि बिहार में होना चाहिए। और अगर होगा तो बिहार के कलाकार बिहार में ज़्यादा काम कर सकेंगे, क्योंकि सबों के लिए मुंबई में रहकर काम करना बड़ा मुश्किल है। एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा है। मेरा जहाँ तक है कि आज तक मैं मुंबई जाता रहा, वहाँ काम करता रहा, फिर बिहार में वापस लौट आया। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी कहानी मैं लिखूँ, जिस भी कथा का निर्देशन मैं दूँ और जिस भी कथा के ऊपर आधारित फिल्म या सीरियल में मैं अभिनय करूँ, वो ज़मीन से जुड़ी हुई होनी चाहिए। यानी लगना चाहिए कि ये मेरी कहानी है। अभी मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, यहाँ कौन है मेरा। इसका सब्जेक्ट भी पूरी तरह ज़मीन से जुड़ा हुआ है। बहुत जल्द आप लोगों को इम्पेरियल एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। इसमें एक बाप बेटे की ज़बरदस्त कहानी है कि किस तरह एक पिता बेटे के लिए सब कुछ करता है, लेकिन जब वही बेटा बदल जाता है तो बाप पे क्या गुज़रती है। इसके पहले मैंने बनाया था दी एंड। ये भी नशा के ऊपर था हमारा, कि किस तरह सिगरेट और गुटखा खाकर लोग बर्बाद हो रहे हैं। आप बिहार से महाराष्ट्र में फिल्म निर्माण में गए, क्या आपको लगता नहीं कि बिहार में भी सुविधाएं होनी चाहिए जिसमें फिल्म मेकर और आप जैसे राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर लोग आए, यहाँ काम करें, अपनी मिट्टी के लिए काम करें, अपने राज्य के लिए काम करें? क्या इसमें आपको कुछ अंदर से लगता नहीं? बिल्कुल लगता है, क्योंकि एक बिहार के निवासी होने के कारण, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि बिहार मेरी जन्मभूमि रही है और कर्मभूमि भी रही है। तो बिहार के निवासी होने के कारण मेरी हार्दिक इच्छा रहती है कि बिहार में कला का विकास हो, बिहार में फिल्म का विकास हो, बिहार में कलाकारों को काम मिले, बिहार के तकनीशियन, लेखक, निर्देशक आगे बढ़ें। तो मैं तो ये चाहता हूं कि बिहार में फिल्म सिटी के तरह, मुंबई फिल्म सिटी के तरह या हैदराबाद के रामोजी राव फिल्म सिटी के तरह बिहार में भी एक फिल्म सिटी होना चाहिए। यहाँ भी बड़े बड़े स्टूडियो होने चाहिए जहाँ शूटिंग की जा सके। यहाँ भी एडिटिंग टेबल हो, सॉन्ग रिकॉर्डिंग स्टूडियो हो,
यहाँ भी DI की सुविधा हो, यहाँ भी अच्छे अच्छे कैमरा हो, लेकिन बिहार में ये सब बिल्कुल नाम मात्र के हैं। आप रेड ड्रैगन या रेड एपिक कैमरा खोजिएगा, बिहार में तो नहीं मिल पाएगा। अगर मुझे फिल्म बनानी है तो कैमरा कहाँ से लाना भाई? छोटा मोटा कैमरा तो अब बिहार में पटना में ले आ सकते हैं, लेकिन अगर ऊपर का कैमरा आपको लाना है तो या तो कोलकाता जाइए या फिर मुंबई जाइए। तो सरकार का जब तक सहयोग नहीं होगा तो बड़ा बड़ा कैमरा यहां नहीं आ सकता है। दूसरी बात, मुझे शूटिंग करनी है, प्लेस नहीं है, शूटिंग कहां करें? या तो अपने घर में करें, या भाई बंधु के घर में करें, या फिर वहां करें जहां बहुत हाई चार्ज होता है। मान लिया दिन भर की शूटिंग है तो घर वाले बहुत ज्यादा किराया मांगेंगे। तो फिल्म की शूटिंग के लिए ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आराम से शूटिंग भी हो, कॉस्ट भी बिल्कुल कम हो। एडिटिंग की सुविधा नहीं है। मान लिया फिल्म की एडिटिंग अगर हमें करनी है तो कुछ एडिटिंग है छोटे मोटे, लेकिन बढ़िया एडिटिंग के लिए जिस तरह से मुंबई में है उस तरह से नहीं है। यहाँ स्टूडियो नहीं है। रामोजी राव जो हैदराबाद में स्टूडियो है, उस तरह का स्टूडियो पटना में नहीं है। फिल्म सिटी के तरह यहाँ स्टूडियो नहीं है। अगर सब कुछ हमारे बिहार में हो जाए तो बिहार में क्या जरूरत है बिहार के लोगों को मुंबई जाने की? सबसे बड़ी बात तो यहाँ सेंसर बोर्ड नहीं है। बगल में कलकत्ता में सेंसर बोर्ड है, दिल्ली में सेंसर बोर्ड है, लेकिन बिहार में सेंसर बोर्ड नहीं है। यूपी में भी तो पहल इन्होंने किया है, अभी जो वर्तमान सरकार है यूपी में भी स्टूडियो और ये सब शूटिंग के लिए उन्होंने व्यवस्था की है। तो बिहार सरकार को भी चाहिए। यूपी में तो सब्सिडी मिल भी रहा है। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति में सब्सिडी की घोषणा तो हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी भी निर्माता को अब तक सब्सिडी मिली है। यहाँ पर अगर सब्सिडी मिलने लगे, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो काफ़ी पहले से काम करते आ रहे हैं उन्हें कोई नहीं पूछता है, उनके प्रतिभा को कोई नहीं समझता है। लेकिन जो डायरेक्ट ऑफिस में पहुँच रहे हैं या डायरेक्ट संपर्क में बने हुए हैं, उन्हीं को लोग जानते हैं। तो बिहार में उनको भी जानने की कोशिश करनी चाहिए कि किन लोगों ने कितना काम किया है, उनका दूरदर्शन पर कितना प्रसारित हुआ है, उनका ZTV पर कितना प्रसारण हुआ है। बिहार में एक चैनल आया था मौर्या TV, प्रकाश झा एक जाने माने निर्माता और निर्देशक हैं, उनका टीवी चैनल था मौर्या TV। बहुत अच्छी शुरुआत थी, मैं भी उनसे जुड़ा था। उसमें एक सीरियल आता था, हाँ मैंने भी प्यार किया। उसमें कई एपिसोड में मैंने राइटिंग किया, अभिनय भी मेरा था। बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं चल पाया। मौर्या TV के आने से कई लोगों को यहाँ काम मिल रहा था, और मुझे उम्मीद है कि अगर लगातार मौर्या चैनल चलता रहता तो कई लोग आज सक्रिय काम कर रहे होते, चाहे वो लेखक हो, निर्देशक हो। तो बिहार में जरूरत है एक स्वस्थ फिल्म नीति की। यहाँ पर फिल्म निर्माण के लिए लोकेशन होना चाहिए, यहाँ गीत रिकॉर्डिंग और डबिंग के लिए बढ़िया स्टूडियो होना चाहिए, यहाँ पर कलाकारों को, निर्माताओं को, निर्देशकों को सरकार के तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए, ताकि बिहार का भविष्य भी सुंदर बने और बिहार के लोगों का भविष्य भी सुंदर बने। अब जब हम बिहार की बात करने लगे हैं और फिल्म की बात चली है, तो मैं तो यही सबसे अनुरोध करूंगा, यहाँ के कलाकारों से, यहाँ के तकनीशियनों से, यहाँ के निर्माताओं और निर्देशकों से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि आप एकजुट होकर
बिहार में फिल्म निर्माण की कोशिश करें। मैं एक शॉर्ट फिल्म ही बनाता हूं, मैं एक सीरियल ही बनाता हूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि पूरे तकनीशियन से लेके कलाकारों को, वैसे कलाकारों और तकनीशियनों को रखूं जो बिहार के हों, और ऐसी पृष्ठभूमि को रखूं जो बिहार के लोगों से जुड़ी हुई हो। मैंने आपको बताया कि चाहे नशा के ऊपर दी एंड हमारी शॉर्ट फिल्म हो, या यहां कौन है मेरा शॉर्ट फिल्म हो, और अभी मैं एक वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्म बनाने जा रहा हूं, उसकी भी सारी शूटिंग मैं बिहार में ही करूंगा, बिहार के कलाकारों को ही रखूंगा और बिहार के तकनीशियनों को रखूंगा। मैं चाहता हूं कि बिहार में ही काम हो, बिहार के लोग ही काम करें, और यही बिहार पूरे हिंदुस्तान में फिल्म इंडस्ट्री में भी नंबर 1 पहचान बनाए। जिस बिहार के तो कई लोगों ने पहचान बनाया, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, पंकज त्रिपाठी। सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा ही नहीं, आप शत्रुघ्न सिन्हा, शेखर सुमन, प्रकाश झा, मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, संजय मिश्रा, कई लोगों ने अपनी पहचान बनाई, लेकिन पहचान बनाई मुंबई जाकर। आज भी मुंबई में काम होता है और वे लोग काम करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम बिहार में काम करें, बिहार के लोगों को काम दें, और बिहार में सरकार का सहयोग कलाकारों और तकनीशियनों को भरपूर मिले, ताकि मनोबल भी बढ़े, काम भी बढ़े और दुनिया में नाम भी। तो हमारी कोई भी कहानी जो रहती है प्रत्यक्ष रूप से मनोरंजन और परोक्ष रूप से समाज के लिए उपदेशात्मक साधन बनती है। बात है चूंकि हम अध्यात्म से भी जुड़े हैं, और हमारा एक जिज्ञासा टुडे चैनल है यूट्यूब पर, जिस पर अध्यात्म मोटिवेशन की ही हम बात करते हैं। तो गीता में भी कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो आप देखेंगे कि आज का जो मनुष्य है ना, वो कर्म पर विश्वास नहीं कर रहा है, वो आने वाले कल पर विश्वास कर रहा है। हमें वर्तमान में जीना चाहिए, कल पर नहीं और अतीत पर नहीं। तो वर्तमान में जो स्थिति है उसे हम कैसे संतुलित रखें, उसे हम कैसे बैलेंस रखें, ये सबसे बड़ी बात है। लोगों से अपील करूंगा कि जहां भी किसी भी तरह की समस्या हो, तो हम देशभक्तों को एक होकर कदम से कदम मिलाकर कर्म करना है, सम्मान करना है, और एकजुट होकर भारत की अखंडता और एकता को बचाए रखना है। एक तरफ रामायण में भगवान श्री राम ने जब युद्ध चल रहा था रावण के साथ, तो वो बगैर रथ के लड़ रहे थे, और रावण के पास पूरा संसाधन के युक्त रथ था। तब उन्होंने कहा था कि युद्ध के लिए 10 तत्व चाहिए। क्या उनके सिद्धांतों को आज सभी पॉलिटिकल पार्टी के सभी नेता मुंह से तो जय श्री राम कहते हैं, क्या राम के चरित्रों को अपनाते हैं? क्या देश की जनता राम के चरित्रों को अपनाती है? राम के चरित्र को अपनाने की आवश्यकता थी, न कि उनको मंदिरों में बैठाकर पूजा करने की। राम तो राम थे, क्योंकि राम सिर्फ भगवान ही नहीं थे, राम एक आदर्श पुरुष थे। जी। संसार के कोई भी व्यक्ति अगर राम के आदर्शों को अपनाए और उस पर अमल करे, तो सच में यह देश राम राज्य कहलाने लगेगा, और उसी की जरूरत है। राम के चरित्र को समझने की जरूरत है, राम के चरित्र से सीखने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि अगर हम परिवार की बात करें, आज तलाक की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन उस राम के बारे में सोचिए जो राजा होते हुए राजपाट छोड़कर 14 साल वनवास में रहे,
और उस वनवास में उसकी अर्धांगिनी यानी सीता माता उनके साथ रही। उस राम को देखिए कि कैसे उन्होंने पारिवारिक जीवन को संभाला, और ये भी देखिए कि जनता के कहने पर उसने सीता को घर से निकाल दिया। उस आदर्श पुरुष को भी देखिए, और उस आदर्श पुरुष के बारे में भी सोचिए कि जिस राम ने रावण का वध किया तो अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि उनके सिर के पास नहीं, उसके पैर के पास आओ। यानी कि विद्वता की उन्होंने कद्र की, उनकी इज्जत की। तो राम महान थे, राम का व्यक्तित्व महान था, और राम के आदर्शों का पालन करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। जी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि राम के को अपनाने की आवश्यकता थी। अपनाने की आवश्यकता है, थी नहीं, आज भी है। आज हम भी राम के आदर्श को अपनाएंगे, आप भी राम के आदर्श को अपनाएंगे, क्योंकि आज क्या हर युग में, क्योंकि राम तो हर युग में आते हैं, भले रूप अलग अलग हो, हर युग में उन्हें अपनाने की जरूरत है, क्योंकि ईश्वर जो है वो अवतार लेते हैं और अवतार लेकर कर्म करते हैं, और कर्म से जो मनुष्य है उसे प्रेरित करते हैं। मनुष्य का ये कर्म है कि उस अवतार लिए हुए ईश्वर के कर्म को आत्मसात करें, तभी आपके अंदर वो ऊर्जा, वो सत विचार और वो सोच आएगी। और नहीं तो आपकी सोच अगर अच्छी नहीं है तो फिर ये भगवान श्री कृष्ण ने भारत को एकजुट करने के लिए महाभारत का युद्ध किया, भारत को अखंड किया, उन्होंने तत्व ज्ञान दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अनुरूप लोग चलते हैं क्या? अगर लोग चलते, आपने सुना होगा कि आदमी वही समझता है जो समझना चाहता है। अब समझाने के लिए हम समझा लें, आप समझा लें, लेकिन समझेगा व्यक्ति वही जो समझना चाहता है। तो कृष्ण तो लीला करके दिखाए। कृष्ण चाहते तो महाभारत का युद्ध अकेले कर लेते हैं, अकेले लड़ लेते। आपने जिस समय कृष्ण अर्जुन के सारथी बने तो अर्जुन दुविधा में था कि हम भीष्म पितामह को मारें या द्रोणाचार्य को मारें। तब उन्होंने कृष्ण को कर्म के बारे में समझाया और गीता का पूरा उपदेश वहां दिया गया। 18 दिन चलने वाले युद्ध के बीच गीता का जो वो पाठ है 700 श्लोक, उससे अर्जुन का पूरा दिमाग खुल गया। अब गीता की बात जब चली है तो मैं आपको बता दूं कि आज के युग में भी हर युवा और हर व्यक्ति एक अर्जुन है। उसे जरूरत है तो सिर्फ एक कृष्ण की, और भटका हुआ युवा है। मुझे पढ़ना चाहिए, आईएएस बनना चाहिए या परिवार की बात माननी चाहिए, मुझे शादी करनी चाहिए या करियर बनाना चाहिए या मुझे परिवार की बात माननी चाहिए। आज का हर युवा दुविधा में है। आज जरूरत है एक अर्जुन की, एक कृष्ण की। अब ये आपने जो कहा अभी कि कैरियर में क्या चुनना चाहिए, तो अभी कुछ सालों में अटपटा नहीं लगता है कि लोग भारत के सबसे बड़े कंपटीशन यूपीएससी में चले जाते हैं, उसके बाद नेताओं के चक्कर में आके यूपीएससी से रिजाइन करते हैं और नेता बनते हैं। तो क्या ये दुर्भाग्य नहीं है देश के लिए? देखिए, ये तो उसके बाद लोग अगर इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिकल करते हैं, तो वो लोग आईएएस
बनने के लिए चले जाते हैं, तो फिर इंजीनियरिंग क्यों किया, मेडिकल क्यों किया? तो क्या ये सब यही दुविधा है, यही व्यक्ति के अंदर यही दुविधा पनप रहा है। उसको फोकस करना चाहिए, एकाग्रचित्ता में रहना चाहिए। जब तक आप फोकस नहीं करेंगे तब तक आप ओवर थिंकिंग करेंगे, और ओवर थिंकिंग जब आप करेंगे तो ये आपके लिए सही नहीं है। आप ये जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ी है, अब मोबाइल, सुबह उठता है आदमी और मोबाइल हाथ में लेके और रील देखना शुरू कर देता है। मोबाइल को हटाना नहीं चाहता है, तो सबसे पहले तो आपको मोबाइल को हटाना होगा। दूसरी बात, आदमी तुलना करता है कि फलाना आदमी अगर इतना पैसा कमा लिया तो हम क्यों नहीं। तो ये तुलना करना छोड़ना होगा। राम और कृष्ण ये नहीं बताते हैं कि तुम हाथ में मोबाइल लेके सुबह से शाम तक और रात तक रील देखो, दूसरों से तुलना करो, ओवर थिंकिंग करते रहो। राम और कृष्ण तो ये बताते हैं कि पहले कर्म करो, फल की चिंता तुम मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने तो खुद गीता में कहा है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षत्र में तद्यते। हाँ, तो सब कुछ तो शरीर में ही है, शरीर में ही है। आत्मचिंतन करना चाहिए। आत्मचिंतन करिए, ओवर थिंकिंग मत करिए। ओवर थिंकिंग आपको डिप्रेशन में ले जा सकता है। सामने कैरियर है आपका, उस कैरियर पर फोकस करिए। अगर हमें वकालत करनी है तो वकालत पर फोकस करिए। अगर हमें एक्टर बनना है तो एक्टर के ऊपर फोकस करिए। टीम वर्क को समझिए। आप जब भी आपको मौका हो तो कम से कम रंगमंच में नाटक जरूर देखिए, और देखिए कि कैसे एक अभिनेता प्रेक्षागृह के पीछे बैठे दर्शक तक अपनी आवाज को पहुंचाता है। ऐसा तो नहीं है कि वह जन्म से ही वहां तक पहुंचाने लगा। उसको पता है कि जब तक अंतिम दर्शक हमारी आवाज को नहीं सुनेगा तो हमारा अभिनय जो है वो बढ़िया नहीं हो पाएगा। उसको सीखने की जरूरत है। आज हर व्यक्ति के अंदर एक अभिनेता है, बस उसे तराशने की जरूरत है। मैं जो अभी किताब लाने जा रहा हूं, व्यक्तित्व विकास में अभिनय की भूमिका, बहुत जल्द आएगी, और मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो वो मार्केट में आए। और हर वर्ग के लिए है, एक 6th क्लास के बच्चे से लेकर एक नौकरी पेशा आदमी तक के लिए है। कैसे आप डिक्शन शुद्ध करेंगे, कैसे आप इमेजिनेशन को मजबूत करेंगे, कैसे ऑब्जर्वेशन को आप सही करेंगे, कैसे नवरस को पहचानेंगे। तो ये सब चीज मैंने उस किताब में लिखा है, और अभी जहां जहां मुझे आमंत्रण आता है मैं उस पर वर्कशॉप भी लेता हूं। अभी मैंने बताया ना, अभी अहमदाबाद में जब मैं इसका वर्कशॉप ले रहा था तो लोग बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने कहा कि आज समय की जरूरत है। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा कि इसे कोर्स में शामिल करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आपका व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा आप विकसित नहीं हो सकते हैं। और हर मनुष्य जब विकसित नहीं होगा तो हमारा देश विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए मनुष्य के सोच में विकास डालो। अपने पास जो शैक्षणिक सामग्रियां हैं, जैसे उपनिषद है, फिर आपके 18 पुराण हैं, उसमें जो मटेरियल था वो आज के वर्तमान शिक्षा पद्धति में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्या ये दुर्भाग्य नहीं लगता है कि आप कहते हैं कि स्वतंत्र हो चुके हैं, लेकिन शिक्षा पद्धति आज भी अंग्रेजों की है, वही पुरानी सी, जिसमें गलत पढ़ाया जाता है कि बंदर आदमी बनता है, जबकि डेवलपमेंट की पूरी थ्योरी हमारे विष्णु पुराण में मौजूद है। महाभारत में जो पृथ्वी का वर्णन चंद्रमा से है वो आज का सैटेलाइट भी नहीं बताता है। कहां से बताएगा? तो ये जो अपनी टेक्निक थी,
अपने पास वायु पुराण में विमान बनाने विमान गायब करने की पद्धति लिखी हुई है। तो इन सब चीजों से लोगों को वंचित करके वो अंग्रेजों के पुराने सिद्धांत को अपनाना कहाँ तक उचित है। और हम लोग जो न्याय की बात करते हैं, न्याय संहिता में जो बात मनुस्मृति में थी, जो नारद संहिता में थी, जो बृहस्पति संहिता में थी, क्या आज के सीआरपीसी और आईपीसी में है? यहाँ तो हर एक्ट दूसरे को काटता है, हर जगह कॉन्ट्राडिक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आपको आश्चर्य नहीं लगता कि 304 और 302 में कितना का फर्क है और सजा का कितना फर्क है? तो अंग्रेजों ने जिस कानून को अपनी सुविधा के लिए बनाया, आज भी हम लोग कोर्ट में उसी का हवाला देते हैं, अकॉर्डिंग टू आईपीसी सो एंड सो। क्या ये आजादी है? क्या नेताओं को आत्मचिंतन नहीं करना चाहिए? फिर आप कहेंगे नेताओं से हम दूर कर रहेंगे। नहीं, ये पब्लिक का मुद्दा है, नेताओं का मुद्दा नहीं है। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ पब्लिक को ये बताना चाहते हैं, पार्टियां कोई भी हो, नेता कोई भी हो, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगर किसी को देश के प्रति होता तो पहले शिक्षा सुधारता, प्रत्येक बच्चे को रामायण और गीता पढ़ने की आवश्यकता थी। आप मनुस्मृति को गाली देते हैं, तो मनुस्मृति में क्या है जो गाली देते हैं? वहां तो कितना सुंदर व्यवस्था है न्याय की। जो कम पढ़ा लिखा है उसको कम सजा, जो ज्यादा पढ़ा लिखा है उसको ज्यादा सजा। नहीं, सवाल तो आपका सही है, और बात यहाँ नेता और राजनीति की नहीं है, क्योंकि भारत शुरू से सनातन धर्म से ही प्रेरित रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान में किसी नदी का नाम किसी अन्य भाषा में नहीं लिया जाता है, चाहे गंगा हो चाहे गोदावरी हो। नहीं, पूरे विश्व में आइए, पूरे विश्व में प्रशांत महासागर या किसी भी पर्वत का नाम किसी दूसरे शब्द में नहीं लिया जाता है। यानी कि प्रकृति की पूजा युगों युगों से होती रही है। हम भी मानते हैं कि चांद होता है, हम भी मानते हैं कि सूरज होता है, हम भी मानते हैं कि पृथ्वी है, हम भी मानते हैं कि आकाश है। तो जहाँ चंद्रमा, धरती, आकाश और सूरज ये प्रकृति है। इतिहास में भी यही चीज मिलता है कि प्रकृति पूजा पहले होती थी। तो सिर्फ हमारे मानने से नहीं है, हर वर्ग के लोग इसे मानते हैं। तो हमारा भी यही मानना है। तो जब प्रारंभ में जो उपनिषद है, जो मनुस्मृति है, जो रामायण है, इसके बारे में डायरेक्ट कोई भी नेगेटिव बात कहना ये सही नहीं है, जब तक कि उसे समझकर और पूरी तरह उसकी व्याख्या को परख कर नहीं कहा जाए। समस्या तो ये हो गई कि संस्कृत जानते नहीं हैं, और जो लोगों ने इंटरप्रेट गलत किया उसी को मान लिए और बकने लगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेट के भरोसे रहें, क्योंकि आज भी बहुत सारी लाइब्रेरी है। नहीं, जितने लोग जो खासकर सो कॉल्ड नेता बनते हैं, उन्हें तो ज्ञान नाम का चीज होता नहीं है। ज्यादातर नेता तो अंगूठे छाप होते हैं, वो पब्लिक को केवल बरगला कर वोट लेना जानते हैं। वो अलग मुद्दा है। तो इसलिए वो सोचते हैं कि मनुस्मृति को गाली देंगे तो मेरा वोट बैंक बढ़ेगा, रामायण को फाड़ेंगे तो मेरा वोट बैंक बढ़ेगा। तो रामायण को फाड़ने, मनुस्मृति को फाड़ने, जलाने से क्या सनातन पे कुछ बिगड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं। अगर सबसे पहले
अगर आपको उठना है तो अपने सोच को उठाइए, क्योंकि यही सोच जो है ना, आदमी का विचार जो है, बर्बाद करता है। यही किसी चीज को अच्छा बनाता है और किसी चीज को खराब बनाता है। राम का विचार अच्छा था तब राम अच्छा हुए, कृष्ण का विचार अच्छा था तब अच्छा हुए। और एक बात आप जान लीजिए कि जब आपकी नीयत और नीति दोनों साफ होती है और आपका विचार अच्छा होता है, तो विपरीत परिस्थिति में भी कोई भी ना कोई अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा करती है और आपको प्रेरित करती है। विवेकानंद को आप याद करिए, विवेकानंद क्या थे? जब शिकागो में विवेकानंद को भाषण देने के लिए मिला तो उनके पास विषय क्या था? विषय कुछ नहीं था, विषय था शून्य। आदमी तो समझा कि ये शून्य पर क्या बोलेगा ये आदमी। विवेकानंद ने पहली लाइन बोली, ये दुनिया शून्य से शुरू होती है और शून्य में विलीन हो जाती है। कितनी बड़ी बात। तो ये दुनिया ही नहीं, ये शरीर भी शून्य से शुरू होती है और शून्य में विलीन हो जाती है। तो भारत में तो ऐसे ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया जिससे आज भी विश्व सीख रहा है। इसलिए भारत, मैंने शुरू में ही कहा कि भारत को जरूरत है एकजुट होने की। तो भारत में जितने भी लोग महान हुए हैं वो अपनी योग्यता और ज्ञान के बदौलत महान हुए हैं। लेकिन वर्तमान में स्थितियां ऐसी बन गई है कि घोड़ा तेज क्यों दौड़ता है, उसके पैर में जंजीर डाल दो और गधे को आगे बढ़ाओ। तो क्या इस परिस्थिति में कोई भी देश कभी भी बड़ा हो सकता है क्या? मान लीजिए कि कोई गधा पुलिस अफसर बन गया और कोई घोड़ा चोर बन गया, तो क्या वो जीवन में गधा पकड़ सकता है घोड़े को? हालांकि प्रश्न जो है आपका हमारे विषय से बिल्कुल अलग होता जा रहा है। नहीं, विषय से अलग नहीं है, अध्यात्म की बात है। हाँ, हम अध्यात्म की चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने योग्यता की बात की थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तत्व ज्ञान का चिंतन करवाया था और आज के लोग इस तत्व ज्ञान को नहीं समझ रहे हैं। आपके अंदर क्या योग्यता है, आपकी योग्यता को पहचान कर चाहिए क्या। अब जैसे आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त की योग्यता को देखकर उसको राजा बनाया, न कि उन्होंने पूछा था कि तुम किस जाति के हो, तुम हमको वोट दोगे कि नहीं दोगे, तुम्हारा वोट बैंक कितना है, वो तो नहीं पूछा था। उन्होंने देखा कि इसमें योग्यता है, चलो इसको हम राजा बना देते हैं। देखिए अब सवाल है, वर्तमान परिवेश में जो हो रहा है इस देश में, आपके साथ चाइना स्वतंत्र हुआ, आज चाइना कहाँ है? और आप आज भी उस जगह पे हैं कि हम दलित हैं, हम पिछड़े हैं, हम शोषित हैं। अरे भगवान ने सबको बराबर दिया है, तो कौन सा दलित कौन सा पिछड़ा? देखिए एक बात तो जान लीजिए कि योग्यता हर व्यक्ति में है जी बिल्कुल, लेकिन एक ही तरह की योग्यता हो ये जरूरी नहीं है। तो उसको निखारने की आवश्यकता है ना। अब है कि योग्यता को परखने की जरूरत है जी। आप किस विधा में योग्य हैं ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे मान लिया कि शेर बहुत ताकतवर जानवर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शेर में डिमेरिट नहीं है। आप शेर को कह दीजिए कि इस नदी से इस पार से उस पार चले जाओ, वो कभी नहीं जाएगा। यानी उसकी योग्यता धरती के लिए है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो ताकतवर नहीं हुआ। अब वो पानी में नहीं जा सकता है तो इसका मतलब है कि शेर कमजोर हो गया। उसी तरह से मछली को आप कहिए कि पेड़ पर चढ़ जाओ तो मछली कभी पेड़ पर नहीं चढ़ेगी। तो इसका यह मतलब नहीं है कि मछली जो है बेकार है। तो मछली के अंदर भी एक योग्यता है, शेर के अंदर भी एक योग्यता है,
ज़रूरत है उस योग्यता को पहचानने की और उसे सही दिशा देने की और सही जगह पर पहुंचाने की। जी, इसके लिए सोचने की ज़रूरत है। नहीं तो आप किसी को मुफ्त में सब कुछ दीजिएगा तो वो योग्य बनेगा कि नकारा बनेगा? देखिए, जो चीज़ आसानी से मिलती है उसका लोग मोल नहीं समझते हैं। तो लोग उस काम को छोड़ देंगे ना। तो आसानी से मिलने वाली चीज़ का मोल नहीं समझते हैं लोग, और जो कठिनाई से मिलती है, जैसे देखिए आज़ादी हमें बहुत कठिनाई से मिली, तो हम आज़ादी को समझते हैं। गुलामी बहुत आसानी से मिली थी, तो गुलाम हो जाना बहुत आसान है, लेकिन आज़ाद होना बड़ा मुश्किल है। तो आज भारत आज़ाद है और हम इस आज़ादी में भगत सिंह के सपने को आज़ाद करें, इस आज़ादी में हम श्री राम के सपने को आज़ाद करें, इस आज़ादी में हम भगवान श्री कृष्ण के सपने को आज़ाद करें। ज़रूरत उसकी है। मतलब इनडायरेक्ट वे में आपका संदेश है कि लोगों को चाहिए आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें और उसके बाद इस देश को विकसित करने के लिए क्या कर सकते हैं वो खुद सोचें। आप राजनीतिक कमेंट करने से बच रहे हैं, इसलिए हम इसको आगे आपने जो भी संदेश लोगों को दिया वो बड़ा ही सारगर्भित है। उम्मीद करेंगे दर्शकों को ये पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव, अपने कमेंट और अगर कोई प्रश्न है आपका तो फिर हम आगे पंकज जी के साथ रहेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। आपका भी